गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, पेज 144। कल हम देख रहे थे पेज 145 पर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के डायग्राम्स बने हुए हैं। जैसे ऊपर की तरफ शुगर्स के बने, ग्लूकोज और राइबोज, जो कि दोनों कैसी हैं, साइक्लिक शुगर्स हैं। इसके बाद एमिनो एसिड्स के हमने देखे थे, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरिन। फिर फैट्स एंड ऑयल्स के देखे, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल, जो कि कैसा है, सब्सटीट्यूटेड एल्कोहल था। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि हमने क्या देखा, हमने एस्टर देखा। इसके बाद फॉस्फोलिपिड, यानी कि जिसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ऐसा लिपिड। अब इसके बाद देखो एक साइक्लिक वाला लिपिड भी दिया है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या है, रिंग्स की चेन बनी हुई है, ये कोलेस्ट्रॉल। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करते हैं। यानी कि एक से अगली जनरेशन में या एक सेल से प्रोजेनी सेल्स में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के कारण इनकी जो फंक्शन है, कौन कैरी आउट करेंगे, डीएनए और आरएनए। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें जो एन, ए और ए है वो क्या न्यूक्लिक एसिड को दर्शाता है, और बी क्या दर्शाता है या आर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इनका जो मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, उसमें जो शुगर वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि पेंटोज शुगर वाला पार्ट है, वो कैसा है। जैसे डीऑक्सीराइबोज जो होता है, डीऑक्सीराइबोज, अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है। उसका रीजन ये है कि अगर तुम ये वाला फिगर 9.1 देखो तो यहाँ पर तुम्हें एक डायग्राम दिया है, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पर है O, यहाँ पर है एडेनिन, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OCH2, इसके बाद है फॉस्फेट, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखा है, ये असल में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और इस तरह के सैकड़ों, हजारों या लाखों न्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर बनती है एक लंबी चेन, जिसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट। कई सारी मोनोमर यूनिट्स के मिलने से क्या बनता है, पॉलीमर। और इस केस में जो पॉलीमर है उसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है यही तो डीएनए है। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल हम देखते हैं, जिसमें कि दो हेलिक्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती है, वो असल में क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से मिलकर बना है। ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे रन करेगी और दूसरी उसके एंटी पैरेलल रन करेगी, है ना। पैरेलल होने के बावजूद मैं एंटी पैरेलल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक का डायरेक्शन नीचे से ऊपर होता है और एक का ऊपर से नीचे होता है। ये नीचे ऊपर का क्या मतलब है वो अभी हम देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ये वाला जो पार्ट है, इसका बीच वाला पार्ट न्यूक्लियोटाइड का, इस इतने पार्ट को हम कहते हैं पेंटोज शुगर। इसको पेंटोज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 एंड्स हैं। और ये कैसा है, इसके इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। और ये पेंटोज शुगर कौन सी है, ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, इधर ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। इस केस में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। इनके और भी टाइप्स होते हैं।
ठीक है, इधर ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है इसे क्या कहते हैं, फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो फॉस्फेट, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे कितने ही न्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखो नाइट्रोजनस बेस के एग्जांपल्स फिगर 9.1 में दिए। पहला वाला जो एग्जांपल है एडेनिन का, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर ये वाला एडेनिन बना दें तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एडेनिन वाला जो पार्ट है उसमें तुम देख रहे हो कि ब्रैकेट में लिखा है प्यूरीन, और नीचे वाला जो नाइट्रोजनस बेस है यूरासिल, उसके ब्रैकेट में लिखा है पिरिमिडीन। तो अब हम शुरू से देखें, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें सबसे पहला वाला पार्ट है फॉस्फेट का। फॉस्फेट तो चेंज नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही रहता है हर मॉलिक्यूल में। ये जो पेंटोज शुगर है ये 2 टाइप की होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है, सॉरी ये डीऑक्सीराइबोज नहीं है, राइबोज। ठीक है, ये वाली जो शुगर होती है ये 2 टाइप की होती है, या तो राइबोज होती है या डीऑक्सीराइबोज होती है। राइबोज वाली शुगर राइबोन्यूक्लिक एसिड में होती है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में होती है। इसके बाद आता है ये नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स वो होते हैं जिनमें 2 रिंग होती है, पिरिमिडीन्स वो होते हैं जिनमें 1 रिंग होती है। ठीक है, अब देखो डायग्राम में एडेनिन का जो डायग्राम है उसमें हमें 2 रिंग दिख रही है, जबकि पिरिमिडीन जो है उसमें 1 रिंग दिख रही है। क्या ये प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के सिर्फ यही एग्जांपल है? नहीं, इनके और एग्जांपल भी होते हैं। पहले देखते हैं प्यूरीन का एग्जांपल क्या है। प्यूरीन का एग्जांपल है एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडीन का एग्जांपल है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ये एग्जांपल है 5 नाइट्रोजनस बेस जो हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में, यानी न्यूक्लिक एसिड्स में। उनको प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं। साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल नाम के जो 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, इन तीनों के अंदर सिंगल रिंग पाई जाती है, इसलिए तीनों पिरिमिडीन्स में रखे जाते हैं। और एडेनिन और गुआनिन इन दोनों के अंदर पाई जाती है डबल रिंग, इनको रखते हैं प्यूरीन्स में। ठीक है, याद रखने का तरीका यह है कि पिरिमिडीन में वाई आता है और इसमें भी वाई, इसमें भी वाई। और यूरासिल और थाइमिन क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए हमेशा एक साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। उन दोनों में देखो वाई, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद बीच में देखो, बीच में इन्होंने पेंटोज शुगर बनाकर दिखाया गया है तुम्हें डायग्राम, और लास्ट में क्या दिखा है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क ये है कि जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है तब जाकर बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड जुड़ता है फॉस्फेट से तब जाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो अब डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या होता है ये तुम्हें पता है। ये होता है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम्हें एक और बताना चाहता हूँ। सपोज करो ये पेंटोज शुगर है और इधर इससे जुड़ा है फॉस्फेट, इधर इससे जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस। अब
इसमें बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के बीच में, और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये जो बॉन्ड्स यानी या लिंकेज प्रेजेंट होती है, इनके नाम पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स कहते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। किसी भी लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन रिएक्शंस के, उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मेटाबोलाइट। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं? प्राइमरी का मतलब ये वो है जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। तो प्राइमरी के आगे अगर हम लिखें तो इनकी डेफिनेशन होगी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये डेफिनेशन। फिर आता है सेकेंडरी। ये वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो स्टेशनरी फेज में आ चुका है। मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड when growth is stopped, जब उसकी ग्रोथ रुक चुकी है तो वो स्टॉप हो जाता है ना। तो लेटर स्टेज में ये सिंथेसाइज होते हैं। अर्ली स्टेज में प्राइमरी सिंथेसाइज होंगे और लेटर स्टेज में सेकेंडरी सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के दो पार्ट होते हैं, एक तो अर्ली स्टेज होती है और एक लेटर स्टेज होती है। और इसका एक कर्व भी बनता है। कर्व कैसे बनता है? कर्व इस तरह से बनता है। इधर अगर हम एक ग्राफ बनाएं और एक साइड हम लिखें टाइम और एक साइड लिखें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की संख्या पहले धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब ऑर्गेनिज्म की संख्या हो जाती है कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे घटने लगती है। ये जो कर्व होता है, ये कर्व को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कर्व कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का या सेल का मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर्व। तो इसमें हमें क्या दिखता है कि शुरुआत का जो फेज होता है जिसमें ग्रोथ बहुत ही धीमी होती है, इसको कहते हैं लैग फेज। फिर वो फेज जिसमें बहुत तेजी से होता है, इसको क्या कहते हैं? लॉग फेज। फिर वो फेज जिसमें कि ग्रोथ स्लो डाउन होकर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये वाला कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो लैग
फेस है और लॉग फेस है, इन दोनों के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो स्टेशनरी फेस है इसके दौरान प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो एग्जांपल्स क्या हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए कमर्शियली बहुत यूजफुल है, तो इनके एग्जांपल्स जो दिए हैं जैसे कि पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लैक्टेंस, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि अगर किसी पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर कोई ड्रग बना, ड्रग यानी कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका ड्रग के रूप में सिग्निफिकेंस है, तो वो सिग्निफिकेंस ह्यूमंस के लिए है, प्लांट्स के लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी देखो एक डेफिनेशन है, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, तो उसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेट है वो कितना है, 18 से लेके 800 डेल्टन अप्रोक्सीमेटली, 18 से 800 डाल्टन। ठीक है, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है। अब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस जो होती हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोसैकराइड्स एंड लिपिड्स। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना है, 10,000 डेल्टन्स एंड अबव। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैकेराइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो मोनोमर यूनिट है वो सैकेराइड है, यानी मोनोसैकेराइड। तो उसका पॉली क्या हो गया, यानी पॉलीमर क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 10,000 डेल्टन या फिर उससे भी ज्यादा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये, लेकिन अब इसी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, सॉरी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलता है लिपिड। इसका मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ 800 डेल्टन होता है ना, तो भी ये डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टन, यानी कि लेस देन इक्वल टू 800 डेल्टन। अब लिपिड को इसके साथ गिन के बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है ना, कम मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद। इसका कारण ये है कि ये जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स या पॉलीसैकेराइड थे, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड भी, उनके साथ ही आइसोलेट होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होते हुए भी उन्हीं के साथ आइसोलेट हुआ, इसीलिए इसको कहेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और उन्हीं के साथ आइसोलेट होते हैं। किनके साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन के साथ। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और वो क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही आते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको बायोमैक्रोमोलिक्यूल में रखते हैं। लेकिन अगर हम वेट के हिसाब से देखें तो हम इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहेंगे। एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली चीज एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं। कौन से एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में।
मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम द एसिड इंसॉल्युबल पूल। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बड़े मॉलिक्यूल इंसॉल्युबल नहीं हो पाते, इसीलिए वो सॉल्युबल पूल में आ जाते हैं। ठीक है, बिकम द एसिड टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म। तो हमने शुरू में देखा था कि एसिड हमने यूज़ किया था एनालिसिस के लिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जो उसमें सॉल्युबल हो रहे थे उनको सॉल्युबल फ्रैक्शन माना, जो इनसॉल्युबल थे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन माना। दोनों ने मिला के क्या बनाया, लिविंग टिश्यू का कंपोजिशन बनाया। अब देखो इन्होंने एक समरी दी है टेबल 9.4 में कि सेल का कंपोजिशन क्या होता है। सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है वाटर का 70 से 90%, फिर आते हैं प्रोटीन्स 10 से 15%, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, और इस तरह से इन्होंने ये कंपोजिशन दी है। नेक्स्ट जो हेडिंग है, उस हेडिंग पे अगर बुक में नहीं लिखा तो लिख लो प्रोटीन्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स हम करेंगे कल। थैंक यू।